बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज जो लेसन हम लोगों ने स्टार्ट करना है दैट इज़ वेक्टर प्रोडक्ट। तो मैं हेडिंग दूंगा सबसे पहले वेक्टर प्रोडक्ट। ये हमारा आज का लेसन है और सबसे पहले आएगी इसकी डेफिनेशन। वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है? हमने इससे पहले स्केलर प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा। उसमें हमने कहा कि फर्ज करें हमारे पास कोई टू वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। फिर हम इन टू वेक्टर्स का प्रोडक्ट लेते हैं। प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई करते हैं। इन टू वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें एक रिजल्ट मिलता है। उस रिजल्ट को जब हमने देखा तो हमें वो रिजल्ट अगर स्केलर क्वांटिटी मिलती है तो हम उस तरह के प्रोडक्ट को कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट, जो कि हम लास्ट डिस्कस कर चुके हैं। आज हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई दो वेक्टर्स हैं, इफ वी हैव टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, एंड इफ वी टेक द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स and as a result we get vector quantity, then such kind of product is known as vector product. So मैं तो definition लिखूंगा, if we take product of two vectors and as a result we get vector quantity, this is very important. Here we are getting vector quantity. In previous product, scalar product, we get scalar quantity. इस प्रोडक्ट में हम कौन सी क्वांटिटी हासिल कर रहे हैं? वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर प्रोडक्ट में रिजल्ट के तौर पर क्या मिलती थी? स्केलर क्वांटिटी। देन सच काइंड ऑफ प्रोडक्ट, such kind of product of product is known as vector product. If we take the product of two vectors and as a result we get vector quantity, such kind of product is known as vector product. Now next is the mathematical expression. Mathematical expression. Let A and B are two vectors. सर हमेशा A और B ही लेते हैं, क्या इसके अलावा कोई और नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकते? जो मर्जी आप ले लें, लेकिन अल्फ़ाबेटिकली हम A और B ले लेते हैं। ठीक है जी। एंड theta is the angle
बिटवीन ए एंड बी, इन ए और बी वेक्टर्स के दरमियान थीटा कोई एंगल है। लेट्स से ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है और उनके दरमियान बनने वाला एंगल कोई थीटा है, ये कोई भी हो सकता है। देन आपके पास वेक्टर प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू फर्स्ट वेक्टर जो भी है इधर ए है उसका मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर जो भी है इधर बी है उसका मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी। इससे पहले कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन था? कॉस। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आ गया? साइन। अच्छा, अगर मैं यहाँ तक रुकूं, अभी आगे मैं मजीद नहीं लिख रहा। स्टूडेंट्स गौर कीजिए, ये जो ए है ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड होगा एंड यू नो वेरी वेल मैग्नीट्यूड इज अ नंबर। कोई क्वांटिटी होगी, मिकदार होगी जो कि नंबर की शक्ल में होगी। अगर फिजिकल क्वांटिटी है तो साथ उसका यूनिट आ जाएगा, अगर जस्ट नंबर है तो वो नंबर एज इट इज रहेगा। ये जो b है ये भी वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड है, ये भी एक नंबर है। दोनों वेक्टर्स के दरमियान जो भी एंगल हो जब आप उसका साइन लेंगे तो वहां पर भी आपको एक नंबर मिलेगा। लिहाजा ये सारी की सारी क्वांटिटी जिसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, इसका रिजल्ट जो मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा? एक नंबर की शक्ल में मिलेगा, डिजिट की शक्ल में मिलेगा। और नंबर कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर होती है, बिकॉज इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, क्योंकि इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। लिहाजा यहाँ तक जो रिजल्ट मिल रहा है वो हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड मिल रहा है, वेक्टर नहीं मिल रहा। वेक्टर के लिए दो चीज़ें चाहिए स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड चाहिए और मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास मैग्नीट्यूड तो आ गया है, क्या रह गई है? डायरेक्शन रह गई। तो डायरेक्शन के लिए हमें ख़ास किस्म का यूनिट वेक्टर यूज़ करते हैं। कोई बच्चा बता सकता है कौन सा यूनिट वेक्टर होता है? एन यूनिट वेक्टर। तो हम इधर साथ एन यूनिट वेक्टर यूज़ करेंगे, इट वुड बी एन। इज दैट क्लियर? तो ये आपके पास एन यूनिट वेक्टर आ गया। सो दिस इज नंबर, दिस इज यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। और इस यूनिट वेक्टर का यहां पर क्या काम है? किस चीज को डिस्क्राइब कर रहा है? डायरेक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है। सो हमारे पास दोनों चीजें आ गई, मैग्नीट्यूड भी आ गया और मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी आ गई। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मिलके हमें के कौन सी क्वांटिटी देंगे? वेक्टर क्वांटिटी। हमें कौन सी क्वांटिटी देंगे? वेक्टर क्वांटिटी देंगे। लिहाजा मैं कह सकता हूं कि ये पूरी की पूरी टर्म जिसको मैं बॉक्स करने लगा हूं, दिस टर्म, दिस होल टर्म नाउ इज अ वेक्टर क्वांटिटी। Why is that vector quantity? Because it has number, magnitude as well as direction. तो एक वेक्टर के लिए हमें दो ही चीज़ें चाहिए, मैग्नीट्यूड भी चाहिए और मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन। ऑल दो कंप्लीट वेक्टर के लिए कुछ कंडीशंस और भी हैं, लेकिन आपके कोर्स तक उसने सिर्फ इन दो की बात की है, हम इसी पर इत्तेफाक करेंगे, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। अच्छा, इस मैथमेटिकल रिलेशन को, ये जो मैथमेटिकल रिलेशन लिखा हुआ है, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। इस मैथमेटिकल रिलेशन को एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है। इसको मैं लिख सकता हूं, इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज ए क्रॉस बी। इक्वेशन 1 देखिए ऐसी ही थी, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, अब ये सारी की सारी जो क्वांटिटी है ये कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। मैं इसको एक नए वेक्टर का नाम दे देता हूँ, मैं इसको सी कह देता हूँ और इधर साइड पर मेंशन कर देता हूँ कि सी किसके इक्वल है? ए बी साइन थीटा और साथ में एन। तो इसने मजीद एलैबोरेट कर दी बात को कि एक वेक्टर ए लिया, दूसरा वेक्टर बी लिया, इसका वेक्टर प्रोडक्ट लिया, तो जो रिजल्ट के तौर पर क्वांटिटी आई वो भी कौन सी क्वांटिटी आई? वेक्टर क्वांटिटी। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स?
इस रिलेशन में ये क्रॉस इतना इंपॉर्टेंट है, जैसे पीछे वाले टॉपिक में डॉट बड़ा इंपॉर्टेंट था, इस क्रॉस की वजह से इस प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट। दिस इज नाउन एज क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक हो गया जी। अब आ जाइए, थर्ड हेडिंग आएगी एग्जाम्पल्स से रिलेटेड। एग्जाम्पल्स, क्रॉस प्रोडक्ट की एग्जाम्पल्स पर हम आते हैं। 3 एग्जाम्पल्स आपको दूंगा इधर मैं। नंबर 1, टॉर्क। टॉर्क इज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स। टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो टॉर्क से रिलेटेड है, वहां पर हम डिटेल में पढ़ेंगे। आप जस्ट मैथमेटिकल रिलेशन याद रखिएगा। पॉइंट नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, वेलोसिटी v इन टर्म ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ये हम चैप्टर 5 में रिलेशन पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर प्लीज आप कोट कर लीजिए। v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। प्लीज दिस इज नॉट w, दिस इज ओमेगा। ओके। एंड थर्ड एग्जाम्पल एज वेल, ये भी हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 में ही। एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस r। दिस इज आल्सो एंगुलर एक्सेलरेशन, दिस इज एंगुलर वेलोसिटी, दिस इज लीनियर वेलोसिटी, दिस इज लीनियर एक्सेलरेशन। ये r जो है ये सर्कल का रेडियस होगा। ठीक है, अगर वेक्टर फॉर्म में लेंगे तो ये पोजीशन वेक्टर बन जाएगा। ये दोनों रिलेशन हमने चैप्टर 5 में पढ़ने हैं। यहाँ पर सिर्फ नाम के तौर पर आप इनको नोट कर लीजिए, एग्जाम्पल्स के तौर पर। बाकी डिटेल हम चैप्टर 5 में डिस्कस करें। इज दैट क्लियर? ओके। 1 इज डेफिनेशन, सेकंड 1 इज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, उसकी डिटेल डिस्कस हुई। थर्ड 1 इज द एग्जाम्पल। कितना टाइम रहता है हमारे पास? 10 मिनट्स। ओके, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन विच इज आई एम गोइंग टू स्टार्ट नाउ। मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन स्टार्ट होने लगा इस टॉपिक का, और ये ऐसा पोर्शन है जो सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक तक महदूद नहीं है स्टूडेंट्स। आप फर्स्ट ईयर में है, आप सेकंड ईयर में है, आप बीएससी कर रहे हो, आप एमएससी कर रहे हो, आप एमफिल कर रहे हो, कोई ऐसी मैथमेटिकल इक्वेशन आ जाती है जिसके अंदर वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाता है, तो हर लेवल पर ये रिलेशन अप्लाई होगा। प्लीज आपने ये बात याद रखनी। और ये ऐसा रिलेशन है, ऐसा फार्मूला है, ऐसा रूल है कि जिसको समझने में मुझे नहीं समझ आती कि बच्चे क्यों परेशान होते हैं, उनको क्यों नहीं समझ आती इस चीज़ की। मैं इस पर थोड़ा सा, अगर आज टाइम लग जाएगा तो हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन ये फॉर एवर आपको याद रहना चाहिए, इसके अंदर कोई कमी नहीं होनी चाहिए। वो क्या है मैं आपसे वर्स कर देता हूँ कि ये आपके पास यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? डायरेक्शन के लिए। तो हमें डायरेक्शन फाइंड करनी है आप कि ये जो आपके पास वेक्टर क्वांटिटी आई है, जिसको मैंने इधर किस चीज़ का नाम दिया है? सी का। इस सी क्वांटिटी की कोई ना कोई डायरेक्शन होगी या नहीं होगी? ठीक है, वो डायरेक्शन किस तरफ होगी? देखिए ज़रा गौर कीजिए स्टूडेंट्स, इसकी बड़ी फिजिकल सिग्निफिकेंस है। इसी पैटर्न पर आपको ये फार्मूले नज़र आ रहे हैं। देखिए, जैसे ये ए है तो ए की जगह क्या आ गया? आर। बी की जगह क्या आ गया? एफ। तो सी की जगह टॉर्क। इसका मतलब है जो एन की डायरेक्शन है वही सी की डायरेक्शन है। तो अब मुझे सी की डायरेक्शन फाइंड करनी है, या आप कह लीजिए मुझे टॉर्क की डायरेक्शन फाइंड करनी है, या आप कह लीजिए मुझे वेलोसिटी की डायरेक्शन फाइंड करनी है, या आप कह लीजिए मुझे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी? हम कहेंगे कि सी की डायरेक्शन, चूंकि सी वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन तो होगी, किस तरफ होगी? जिस तरफ एन यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन होगी। तो एन यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन हम कैसे फाइंड करें? एन यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स हम एक रूल अप्लाई करते हैं, दैट इज नाउन एज राइट हैंड रूल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। दैट इज नाउन एज राइट हैंड रूल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। अब मैं इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा, आप लोग बड़े अच्छे तरीके से प्लीज इसको समझिएगा।
मैं कोशिश करूंगा कि इसको मैं ज़रा डेमोन्स्ट्रेट भी करूं, बट आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको समझना है। इस पर फिलहाल हमारा थोड़ा टाइम भी लग जाएगा, तो मुझे इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन ये रूल आपको क्लियर होना चाहिए। सो ओवर रूल इज राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल। हम इसको सिंपल यहां तक भी लिख लेते हैं राइट हैंड रूल, या ज्यादा डिटेल में लिखना हो तो राइट हैंड रूल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट भी हम लिखें। ये स्टूडेंट्स जो क्लास में बैठे हुए हैं और इस वीडियो के जरिए जहां जहां तक मेरी आवाज पहुंचे, प्लीज इसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से फोकस कीजिए, इसको समझ लीजिएगा। रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपके पास आ जाएगा, ना समझ आए उसको बार बार रिपीट कीजिएगा। आप स्टूडेंट से मुखातिब हूं जो सामने बैठे हैं, फिर ना समझ आए फिर मेरे पास आ जाइएगा, लेकिन ये रूल आपको ये बिल्कुल क्रिस्टल एंड क्लियर होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो आगे आपके लिए मसले होंगे। सिर्फ फर्स्ट ईयर में नहीं, सेकेंड ईयर में जाके बिलखुसूस बहुत सी जगहों पर ये रूल अप्लाई होगा, वहां पर फिर आपके लिए मसला होगा। अच्छा, अब कैसे इसको डिस्कस करना है। फर्ज कीजिए मेरे पास दो वेक्टर है, लेट्स से वी हैव अ वेक्टर ए एंड वी हैव वेक्टर बी, and we are taking the cross product of a and b, which is equal to ab sin of theta into nu। और आज की डिस्कशन क्या है कि हमें n यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड करनी है। आप इसको ए बी साइन थीटा इंटू n यूनिट वेक्टर भी कह सकते हो, आप इसको c भी कह सकते हो। दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हो कि हमें c की डायरेक्शन फाइंड करनी है। या इज दैट क्लियर? अच्छा, अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, मैं एक डायग्राम बनाता हूं। ये मैंने एक प्लेन बना दिया। सर प्लेन से क्या मुराद है? प्लेन से मुराद एक शीट, जैसे आपके पास क्लिप बोर्ड है, ये मेरा डेस्क है, जिसके ऊपर आपको चीज रख सके, ये आपके पास एक क्लिप बोर्ड। ओके, अच्छा, इसमें मैंने दो वेक्टर्स रख दिए। लेट्स से आई हैव वेक्टर, दिस इज योर वेक्टर ए एंड दैट इज योर वेक्टर बी। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और इन दोनों के दरमियान कोई एंगल बन रहा है थीटा। इज दैट क्लियर? यहां तक बात समझ आ गई जी? ओके, ये वेक्टर ए है बेटा, ऊपर वाला वेक्टर क्या है? बी है। हम इसको मैनेज कर लेंगे, इट्स ओके। लोअर वेक्टर इज ए, सेकंड वेक्टर इज बी, और ये दोनों वेक्टर्स एक शीट के ऊपर है। ये जो शीट मैंने बना दी, आप इसको डेस्क कह लीजिए। इमेजिन कर लीजिए कि आपके डेस्क के ऊपर ये दो वेक्टर्स रखे हैं। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा बात को आसान करने के लिए, ताकि आप बात समझ लें अच्छे तरीके से, मैं इधर क्या करता हूं, मैं एक डायग्राम ड्रा करता हूं। आपकी बुक वाले ने ये डायग्राम ड्रा नहीं की, लेकिन ये आपको आनी चाहिए, इससे आपको हेल्प मिलेगी बात को समझने। इस पॉइंट को मैं ओरिजिन ले लेता हूं। दिस इज योर एक्स एक्सिस, दैट इज योर, आप इसको वाई कह लें, जी कह लें, कोई मसला नहीं है। मैं इसको जी एक्सिस कह रहा हूं, आप वाई भी कह सकते हैं, मैं इसको एक्स एक्सिस कह रहा हूं। तो फिर ये क्या होगा? वाई एक्सिस। ये मैंने, ये ओरिजिन, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये जी एक्सिस है, और ये क्या है? वाई एक्सिस। ठीक, आप इसकी पोजीशन चेंज भी कर सकते हैं। अब किसी को वाई कह ले, किसी को एक्स कह ले, किसी को जी कह ले, उस पर बहस नहीं है हमारी। अब ये जो प्लेन है, आपको पता है जब मैं टर्म प्लेन यूज कर रहा हूं तो वी आर यूजिंग टू एक्सिस, एनी टू एक्सिस, and when I am talking about space, it means we are using 3x, x, y and z। अब ये जो आपके पास शीट है, ये एक प्लेन में पड़ी हुई है। डायग्राम बता रही है कि ये किस प्लेन में पड़ी हुई है? x, z प्लेन में पड़ी हुई है। ध्यान इधर होना चाहिए, किस प्लेन में पड़ी हुई है? x, z प्लेन में पड़ी हुई है, क्योंकि ये इस रीजन के अंदर है ना, इस रीजन के अंदर है ना। तो ये क्या है? x, और ये क्या है? z। और ये सारा रीजन जो है ये प्लेन है,
क्यों प्लेन है? क्योंकि कितने एक्सिस से मिलकर बना है? 2 है। और उस प्लेन के अंदर ये शीट पड़ी हुई है, मैं कहूँगा ये एक्स जी प्लेन के अंदर पड़ी हुई है या शीट प्लेन पे पड़ी हुई है। अगर यही शीट उठा के मैं इधर रख देता तो ये एक्स वाई प्लेन में होनी थी, अगर उठा के इधर रख देता तो ये वाई जी प्लेन में होनी थी। तो अब किस में है? जी एक्स प्लेन में। किस में? लीजिए यहां तक तो बात क्लियर हो गई कि ये शीट हमारी प्लेन में पड़ी हुई है। अगर कोई डिटेल पूछ ले कि किस प्लेन में है तो आप उसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बना के बता दो कि ये एक्स जी प्लेन में है। अगर वाई इधर कर लोगे तो एक्स वाई प्लेन हो जाएगा, अगर जी इधर कर लोगे तो जी एक्स, जो भी आप उसको लेबल करेंगे वो आपके पास हो जाएगा। अच्छा जी, ये ए बी वेक्टर पड़े हुए हैं। अब मुझे फाइंड करना है ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी फाइंड करने का मतलब है कि मुझे सी फाइंड करना है। क्यों? क्योंकि ए क्रॉस बी किसके इक्वल है? सी। तो आप दो तरीके से ये बात कर सकते हैं, आप इस पे कंफ्यूज ना होइएगा। जब मैं कह रहा हूं कि मैंने एन की डायरेक्शन फाइंड करनी है, मतलब मैंने सी की डायरेक्शन फाइंड करनी है। वो ये भी कह सकते हैं आपका कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए कि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बताइए। किसकी डायरेक्शन बताइए? ए क्रॉस बी की। क्यों? क्योंकि ए क्रॉस बी किसके इक्वल है? सी के। तो इसका मतलब है जो सी की डायरेक्शन होगी वो ही ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी। याद रहेगा? इसका मतलब मैं कह सकता हूं जो टार्क की डायरेक्शन होगी वो ही आर क्रॉस एफ की डायरेक्शन होगी, जो वी की डायरेक्शन होगी वो ही ओमेगा क्रॉस आर की डायरेक्शन होगी, जो ए की डायरेक्शन होगी वो ही अल्फा क्रॉस आर की डायरेक्शन होगी। इज दैट क्लियर? तो वो आपका कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए कि बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर है, सॉलिड है या नहीं है, मैं दो तरह के एमसीक्यूज दे सकता हूं। हो सकता है मैं कहूं फाइंड द डायरेक्शन ऑफ टार्क, या मैं टार्क की जगह वर्ड यूज करूं फाइंड द डायरेक्शन ऑफ आर क्रॉस एफ, या मैं कहूं फाइंड द डायरेक्शन ऑफ वी, या मैं कहूं फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा क्रॉस आर। तो ये बात आपने याद रखी। अच्छा जी, अब आ जाइए इस पॉइंट पर कि मुझे ए क्रॉस बी की डायरेक्शन फाइंड करनी है। कैसे फाइंड की जाए डायरेक्शन? किस मेथड से डायरेक्शन फाइंड की जाए? बड़ा सिंपल सा रूल है। आप क्या करेंगे, आपके पास जो दो वेक्टर हैं उन दो वेक्टर्स को ध्यान से देखिए और इसमें आपने ये देखना है कि आपका फर्स्ट वेक्टर कौन सा है। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट टू बी नोटेड प्लेस, कि आपका फर्स्ट वेक्टर कौन सा है। अच्छा, इस पे भी स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। स्टूडेंट्स अनकॉन्शियसली ये समझते हैं कि अल्फाबेटिकली, आसान अल्फाज में ए बी सी में जो पहला लेटर आएगा वो फर्स्ट वेक्टर होता है। ऐसा नहीं है। आपका फार्मूला बताएगा कि आपका फर्स्ट वेक्टर कौन सा है। इधर मैंने लिखा ए क्रॉस बी, तो आपका फर्स्ट वेक्टर कौन सा है? ए। अगर मैं लिखता बी क्रॉस ए तो फर्स्ट वेक्टर कौन सा था? बी। अगर मैं लिखता डी क्रॉस ए तो फर्स्ट वेक्टर बी। अगर मैं लिखता जी क्रॉस ए तो फर्स्ट वेक्टर जी। पॉइंट नंबर 1, तो यू मस्ट हैव टू आइडेंटिफाई दैट विच वन इज योर फर्स्ट वेक्टर। पॉइंट नंबर 1, जो भी आपका फर्स्ट वेक्टर है आप उस फर्स्ट वेक्टर के ऊपर अपना राइट हैंड रखेंगे। ध्यान से सुन लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट हैव टू आइडेंटिफाई योर फर्स्ट वेक्टर अकॉर्डिंग टू गिवन फार्मूला, देन यू पुट योर राइट हैंड ऑन फर्स्ट वेक्टर। सर कैसे करें? आपने ये जो डायग्राम बनाई है आप इसको अपने मार्कर या पेंसिल या जो चीजें भी अवेलेबल है उसकी मदद से डायग्राम को डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश करें। फर्ज कीजिए ये मेरे पास वेक्टर ए है, ऊपर वाला वेक्टर क्या है? बी। ये ऐसे प्लेन में पड़े हुए हैं, मैंने ये दो वेक्टर्स बना दिए। स्टूडेंट्स, ये ब्लैक मार्कर मेरा वेक्टर ए है, ये रेड मार्कर मेरा वेक्टर बी है। मैंने इनको ऐसे रख दिया। ये नीचे वो प्लेन है। कौन सा प्लेन है? एक्स जी प्लेन। कौन सा प्लेन? ये मैंने ऐसे मार्कर रखा। इन दोनों के दरमियान कोई एंगल बन रहा है, ये एंगल मैंने बनाया हो। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा? आई हैव टू पुट माई राइट हैंड ऑन फर्स्ट वेक्टर। फर्स्ट वेक्टर कौन सा है? ए। कौन सा मार्कर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है? ब्लैक। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि राइट हैंड को फर्स्ट वेक्टर पर तो सर आपने कह दिया रखना है, लेकिन कैसे रखना है? इस तरह रखूं, इस तरह रखूं, इस तरह रखूं, या ऐसे रखूं, या ऐसे रखूं, कैसे रखूं? ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये वो पॉइंट है जिस पर स्टूडेंट हिल जाते हैं, स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता और इस तरह कोई एक्सप्लेन भी नहीं करता कि आपने अपना राइट हैंड फर्स्ट वेक्टर पर रखना है। इस तरह रखना है कि आपके राइट हैंड की जो पाम है, आपके राइट हैंड की जो हथेली है, आपके राइट हैंड का जो रुख है वो सेकंड वेक्टर की तरफ हो।
रखेंगे फर्स्ट वेक्टर पर, लेकिन उसका रुख, उसकी पाम, उसकी हथेली जो है वो किस तरफ हो, सेकंड वेक्टर। अब मेरा भाई सेकंड वेक्टर कौन सा था, रेड मार्कर। क्या मैं अपना राइट हैंड ऐसे रख सकता हूं, क्या ऐसे रख सकता हूं, क्या ऐसे रख सकता हूं, क्या ऐसे रख सकता हूं, एग्जैक्टली। तो रूल क्या है, चूज द फर्स्ट वेक्टर अकॉर्डिंग टू गिवन फार्मूला, देन पुट योर राइट हैंड ऑन फर्स्ट वेक्टर in such a way the direction of the palm of your right hand is in the direction of second vector। तो मैं ऐसे रखूंगा। इस तरह करने के बाद फिर आप अपने राइट हैंड को रोटेट कीजिए, फिंगर्स को फर्स्ट वेक्टर से किस तरफ, सेकंड वेक्टर। तो ये फर्स्ट वेक्टर है मेरा भाई, ये सेकंड वेक्टर है, मैं इसको ऐसे रोटेट करूंगा। तो जो थंब होगा वो आपको किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, एन यूनिट वेक्टर के बारे में। किसके बारे में, तो बेटा देखिए ये ए है, ये बी है, मैंने ऐसे रोटेट किया तो एन यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन किस तरफ हो गई, अपवर्ड। अब मैं जरा यही चीज इधर लेके जा रहा हूं, ये वेक्टर ए है बेटा, ये वेक्टर बी है, यार ये कितनी बात, ये वेक्टर ए है बेटा, ये वेक्टर बी है। तो यहां से मैं इसको मूव करवाऊंगा राइट हैंड को और बी वेक्टर तक लेकर जाऊंगा, तो थंब मेरा किस तरफ जा रहा है, इस डायग्राम में किस एक्सिस की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, मैं कहूंगा कि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन अलोंग वाई एक्सिस है, तो उसके लिए मैं एक यूनिट वेक्टर ड्रा कर दूंगा। यहां से मैं एक स्ट्रेट लाइन लूंगा इन दिस वे, ये मेरे पास एन यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन, किसकी डायरेक्शन आ जाएगी, एन यूनिट। और जो एन यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन होगी बेटा वही किसकी होगी, ए बी साइन थीटा इनटू एन यूनिट वेक्टर। यहाँ सी की वही डायरेक्शन होगी, या मैं ये भी कह सकता हूं वो किसकी डायरेक्शन होगी, ए क्रॉस, बेटा ये याद रहेगा। अच्छा एक और बात बताइए, मैं ए से बी की तरफ गया हूं या बी से ए की तरफ आया हूं, तो ए से बी की तरफ गया हूं तो मैंने ऐसे घुमाया ना हाथ को, लिहाजा मैं इस तरह नहीं घूमूंगा एरो कि मैंने ऐसे घुमाया। अच्छा कल अगर मैं बी क्रॉस ए फाइंड करूं, डायग्राम में नहीं चेंज आना चाहिए, डायग्राम एज इट इज वही रहेगी। अगर मैं बी क्रॉस ए फाइंड करूंगा तो मुझे बताइए जरा मेरा फर्स्ट वेक्टर कौन सा होगा, मैंने राइट हैंड किस पर रखना है, बी पर, और उसकी हथेली का रुख ए पर, और फिर फिंगर्स को ए से शुरू, बी से शुरू करूंगा, कहां पर लेकर आऊंगा, और जो थंब होगा इरेक्टेड थंब वो हमें एन यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन बताएगा। इज दैट क्लियर? थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।